प्यारे बच्चों, क्लास 12th समाज शास्त्र का फाइनल एग्जाम आने वाला है जैक बोर्ड का। हम लोग सेट 1 का कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयु संभाविता क्या है? तो यह एक जनसंख्या संकल्पना है जो बहुत जटिल होती है। इससे पता चलता है कि एक व्यक्ति अनुमानतः कितने वर्षों तक जीवित रहेगा। इसकी गणना एक क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के बीच आयु विशेष की मृत्यु दर द्वारा की जाती है। दूसरा है, पत्नी स्थानिक एवं पति स्थानिक परिवार में क्या अंतर है? तो आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज विवाह और पारिवारिक प्रथाओं के मामलों में पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक होते हैं। पत्नी स्थानिक में नवविवाहिता जोड़ा वधू के माता पिता के साथ रहता है और दूसरी स्थिति में वर के माता पिता के साथ। सामाजिक विषमता क्या है? तो प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन संपदा स्वास्थ्य शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन जब दूसरों की अपेक्षा अधिक होते हैं तो अवसरों की विषमता भी पैदा हो जाती है जो एक समान विकास का मौका नहीं देती। यही सामाजिक विषमता। यह विषमता व्यक्ति कारकों के चलते नहीं होती। सामाजिक संसाधनों तक व्यक्ति की गैर बराबर पहुंच की एक पद्धति समाज में निर्मित हो जाती है। यही सामाजिक विषमता का रूप ले लेती है। दोहरी नागरिकता क्या है? तो दोहरी नागरिकता एक राजनीतिक व्यवस्था है, संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। यह व्यवस्था या कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, इस कानून के तहत यहूदी जाति के अमेरिकी लोगों को एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की नागरिकता प्राप्त है। हित समूह से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई छोटा अथवा बड़ा समूह संगठित रूप धारण कर लेता है तो उसे हित समूह कहा जाता है। इस समूह का उद्देश्य अपने सदस्यों के विविध प्रकार के हितों की रक्षा करना होता है। उदाहरण के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, दुकानदार, किसान, मजदूर आदि के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं जिनके समूह गठित हो जाते हैं। अमिता राय कौन है? तो अमिता राय ने 1940 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रसिद्ध संपर्क एवं चलचित्र समालोचक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। फिर ये BBC एवं प्रसारण की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में चली गई। ये महिला पत्रकारों में वरिष्ठ है। फिल्म, रेडियो और दूरदर्शन समालोचनाएं और मुख्य समाज पत्रों के स्तंभ लिखने के लिए जानी जाती है। फोर्ट विलियम की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1698 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ही फोर्ट विलियम मतलब कोलकाता नगर की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य था रक्षा और इसके लिए सैन्य बल को गठित करना। फोर्ट और इसके निकटस्थ खुला क्षेत्र था जहां सैन्य बलों के डेरे थे। यह खुला क्षेत्र, जिसे मैदान कहते हैं, ही कलकत्ता नगर का केंद्र बना और यहीं से शहर का विस्तार एवं विकास हुआ। फोर्डवाद क्या है? तो 20वीं सदी में अमेरिकन उद्योगपति फोर्ड द्वारा लोकप्रिय की गई एक उद्योग व्यवस्था को फोर्डवाद कहते हैं। उसने कारों का उत्पादन बड़ी मात्रा में करने के लिए पुर्जे जोड़ने की पद्धति को लोकप्रिय बनाया। इस युग में भी उद्योगपतियों एवं राज्य दोनों के द्वारा कामगार को बेहतर दिहाड़ी और समाज के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू किया गया। अगला है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो पहला है बड़ा आकार। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं जिससे इसके सदस्यों की संख्या अधिक होती, फलतः इसका आकार बड़ा होता है। सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। समान रसोई। पूरे परिवार का रसोई घर एक होता है जिसमें पका भोजन सभी सदस्य खाते हैं। संयुक्त संपत्ति। संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति उससे होती है। कर्ता। तो संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है जो परिवार का वयोवृद्ध पुरुष सदस्य होता है। आदिम समाज में युवा गृह के महत्व का वर्णन करें। तो आदिम समाज का युवा गृह अपनी बेबसी को समझता था। युवा वर्ग में युवक इस अनुमति को तार्किक विश्लेषण करते थे जो आज इनके उद्धार के प्रयास का कारण बना। युवा गृह जनजातीय समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किए जाते हैं। यह एक शैक्षणिक संस्था है जिसमें समूह की संस्कृति, परंपरा, विश्वासों आदि के अनुसार
व्यवहार करना सिखाया जाता है। यह जनजातीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों से युवक युवतियों को बचपन से परिचित कराकर संस्कृति की रक्षा करता है। फिर इसके अंतर्गत सदस्य सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, जिससे पारस्परिक स्नेह, सद्भाव तथा एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। युवा गृह आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। फलतः युवाओं के जीवन में निराशा और निराशा उत्पन्न नहीं होती। अगला है सामाजिक स्थिरीकरण की संक्षिप्त चर्चा करें तो जाति और वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति एक व्यक्ति के जन्म से निर्धारित होती है, परंतु वर्ग जन्म पर निर्भर नहीं करता। वर्ग व्यवस्था में एक व्यक्ति अपने धन, आय और समाज में स्थानों के अनुसार स्तरीकरण में ऊंचा या नीचा स्थान प्राप्त करता है। यह जाति व्यवस्था के अंतर्गत संभव नहीं है। एक व्यक्ति अपनी वर्ग स्थिति को अपने व्यवसाय, बल या धन के सहारे परिवर्तित कर सकता है। जाति व्यवस्था को सामान्यतः बंद माना जाता है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास का मत है कि संस्कृतिकरण और पश्चातापकरण की प्रक्रिया के द्वारा गतिशीलता हमेशा ही संभव है। वर्ग संरचना में एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार अपने व्यवसाय को इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला है भारत में स्त्री एवं पुरुष के अनुपात की व्याख्या करें तो आयु विशेष से संबंधित स्त्री पुरुष अनुपात का लेखा जोखा भी जननांकीय का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के स्त्री पुरुष अनुपात को बाल स्त्री पुरुष अनुपात समझा जाता है। सभी आयु वर्गों के समग्र स्त्री पुरुष अनुपात से बाल स्त्री पुरुष अनुपात समानता बहुत ऊंचा रहता है, लेकिन अब उसमें ह्रास होता जा रहा है। अगला है जातिवाद सामाजिक एकता में बाधक है कैसे। तो जातिवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक जाति के लोग दूसरों की अपेक्षा अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अपनी जाति का सहारा लेकर अन्य जाति के मानने वाले लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जातिवाद घृणा और हिंसा को जन्म देता है। यह परिवर्तनीय निंदनीय है। एक सोची समझी शरारत के द्वारा भी जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जो राजनीतिक सत्ता को हथियाने और आर्थिक सुविधा को पाने की अनाधिकार चेष्टा से जुड़ा रहता है। जातिवादी मानसिकता वाले भोले भाले लोगों की भावनाओं को भड़काकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक मतभेद पैदा करने का प्रयत्न करते हैं। अगला है सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी कारण की भूमिका क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन में प्रौद्योगिकी कारक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रौद्योगिकी विकास आधुनिकीकरण का आवश्यक आधार है। किसी समाज में आधुनिकीकरण तभी होता है जब औद्योगिक उत्पादन, कृषि के नए तरीकों, संचार के उन्नत साधनों और नए नए आविष्कारों के द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लगते हैं। औद्योगिकरण के पूर्व ग्रामीण समुदाय के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों से चिपके रहते थे, किंतु प्रौद्योगिकी आरंभ होने से उनका दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज समाज का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिस पर इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव ना पड़ा हो। अगला है पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें तो पश्चिमीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रीयता तथा लोकतंत्र, इन दो विचारों का उदय पश्चिमी में हुआ और शीघ्र ही इन विचारों ने सारे संसार को प्रभावित किया। भारत में ये विचार पश्चिमीकरण के माध्यम से आए। पश्चिमीकरण से भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास तेज हुए। 1828 ईस्वी में बंगाल में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। खान पान, वेशभूषा, शिष्टाचार के तरीकों तथा व्यवहार के ढंगों में परिवर्तन हुआ। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और साहित्य में परिवर्तन हुआ। 16 है कृषि उत्पादन का एक साधन ही नहीं, जीने का एक तरीका भी है। इस कथन को स्पष्ट करें तो भारतीय समाज प्राथमिक रूप से ग्रामीण समाज ही है। 2001 की जनगणना के अनुसार 67% लोग भारत के गांव में बसते हैं। इनका जीवन पूर्णतः कृषि या उससे जुड़े व्यवसायों पर आधारित है। कृषि से अनाज, सब्जी, दूध, तेलहन, दलहन आदि जिन जिनसों का उत्पादन होता है, यही उनकी आजीविका एवं भोजन का साधन है। भूमि इनके लिए एक प्रकार की संपत्ति है। यही संपत्ति इनकी जीविका और जीने के तरीकों को भी प्रतिष्ठित करती है। कृषकों को जितनी सांस्कृतिक रस्में, पर्व, त्यौहार, विवाह आदि है, उनकी पृष्ठभूमि कृषि है। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, पंजाब में बैसाखी, कर्नाटक में उगाड़ी जैसे पर्व फसल काटने के समय नव वर्ष के त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं।
इनका रिश्ता सीधे किसानी जीवन में कृषि के मौसम नई खुशी से जुड़ा हुआ। यही कृषकों की कृषि और संस्कृति से जुड़ा हुआ। कृषि की प्रकृति और अभ्यास दोनों की क्षेत्रीय विषमताओं के बावजूद कृषि कार्य ही क्षेत्रीय संस्कृति में बिंबित होता आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना के सारे पहलू कृषि आधारित जीवन पद्धति यानी जीने के तरीके को ही व्यक्त करते हैं। अगला है दीर्घ उत्तरीय, यहाँ से शुरू है बच्चों। ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको हम धीरे धीरे बढ़ा दें, आप लोग उसको डिटेल देख सकते हैं, जहाँ दिक्कत लगेगा वहाँ पढ़ देंगे। तो पहला पॉइंट है आपका व्यवसाय, दूसरा पॉइंट है आपका पर्यावरण, तीसरा पॉइंट है समुदाय का आकार, फिर है आपका जनसंख्या का घनत्व। 18 नंबर है जनजातीय समाज की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो जनजाति की प्रकृति को इनकी प्रमुख विशेषताओं के आधार पर निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला है क्षेत्रीय समूह, डिटेल आप देख लीजिएगा बच्चों। फिर है दूसरा समान भाषा, तीसरा पॉइंट है बड़ा आकार, चौथा पॉइंट है आपका अंतर्विहित समूह, फिर है सामान्य संस्कृति। 19 पॉइंट है आपका संप्रदायवाद के संकट को स्पष्ट करें। तो यहाँ सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म अथवा धार्मिक समुदाय की उस उग्र भावना है जिसके अंतर्गत दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति घृणा और विरोध का प्रदर्शन किया जाता है। तो यहाँ है सांप्रदायिक संगठन, आप डिटेल देख सकते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है धार्मिक कट्टरता, फिर है सांस्कृतिक भिन्नताएं, दोषपूर्ण धर्मनिरपेक्षता, 20 नंबर क्वेश्चन है जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तनों का उल्लेख करें। तो भारत में जाति व्यवस्था का रूप एक जैसा नहीं रहा है। अपने आरंभिक काल से लेकर विभिन्न स्तरों में जाति व्यवस्था की संरचना तथा नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे। वैदिक काल में यहाँ जाति जैसी किसी व्यवस्था का अस्तित्व नहीं था। उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्गीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था कायम हुई। हर्षकालीन भारत में जातियों के विभाजन तथा इससे संबंधित नियमों का व्यापक विरोध हुआ। मध्यकाल में राजनीतिक अस्थिरता तथा ब्राह्मण पुरोहितों की बढ़ती हुई शक्ति के कारण जाति व्यवस्था को फलने फूलने से सबसे अधिक अवसर मिले। उसके बाद भी इसी युग में कबीर, चैत्य, वल्लभाचार्य और रामानुज जैसे संतों ने जाति से संबंधित ऊंच नीच की कटु आलोचना करके सामाजिक समानता को प्रोत्साहित किया। गुरु नानक ने जातिगत पाखंडों के विरोध में ही सिख धर्म की स्थापना की। ब्रिटिश काल में भी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी तथा अनेक दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने जातिगत असमानताओं का लगातार विरोध किया, किंतु जाति व्यवस्था में परिवर्तन आज़ादी के बाद भी दृष्टिगोचर हुए, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी आई, दूसरा है जातिगत संस्तरण में परिवर्तन, तीसरा है खान पान के प्रतिबंधों में परिवर्तन और चौथा पॉइंट है व्यवसाय के चुनाव में स्वतंत्रता। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय समाज पर जनाधिक्य के कुप्रभावों का वर्णन करें। मतलब जनसंख्या बढ़ने के क्या क्या कुप्रभाव हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है इसका जनाधिक्य और आर्थिक विकास, दूसरा पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि और खाद्य समस्या, फिर है जनसंख्या और मूल्य वृद्धि, फिर जनसंख्या वृद्धि और गरीबी। लास्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों भूमंडलीकरण का अर्थ एवं विशेषताओं की विवेचना करिए। तो वैश्वीकरण सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एकीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें भौगोलिक सीमाएं खत्म हो जाती है। विश्व स्तर पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्यशील है इसमें विभिन्न देशों की भागीदारी है। अधिकांश देशों के बीच सामाजिक सांस्कृतिक दूरी कम होती जा रही है। विश्व एक छोटा गाँव के रूप में परिणत हो रहा है। भूमंडलीकरण के लक्षणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आर्थिक लक्षण, फिर है विश्व व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, बहुराष्ट्रीय उद्यम, विश्व बैंक। दूसरा भाग है सामाजिक सांस्कृतिक लक्षण। तो वैश्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है।
सामाजिक शब्द इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत सांस्कृतिक एवं राजनीतिक लक्षण भी समाहित है। इसे निम्नांकित रूप में समझा जा सकता है, जिसमें पहला है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, फिर है वैश्वीय स्थानीय संबंध और फिर है ब्रह्मंडलीय संस्कृति। तो बच्चों ये थे समाजशास्त्र क्लास 12 सेट 2 के गेस क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं थर्ड सेट के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।